तो इस वीडियो में हम 22 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। साथ ही हमें यह भी समझेंगे कि हमें करंट अफेयर्स को किस तरह से देखना चाहिए, ये हमारे जीएस से किस तरह से लिंक होता है और हम करंट अफेयर्स के माध्यम से अपनी आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, यह सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमने कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश, फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए आगे चलते हैं। द हिंदू में ये एडिटोरियल है कि ऑन द स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश में छात्र विरोध प्रदर्शन पर। तो अब देखो, ये जो बांग्लादेश है ये अपनी इंडिया के साथ हमारी इनकी जो बॉर्डर है वो शेयर होती है। तो अब आपने ये न्यूज़ पढ़ी, अब आपको यहाँ पे फिर से ये सोचना है कि यार ये न्यूज़ किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ हमारी एग्ज़ाम में यूज़ हो सकती है, किस तरह से पीवाईक्यू इस पर मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं फ्यूचर में। तो हम देखते हैं कि 2013 में पीवाईक्यू आया हुआ है। पहले हम लेकिन ये देखेंगे उससे पहले कि क्या न्यूज़ है ये। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र विरोधी झड़पों में कम से कम 130 लोग मारे गए हैं। इस पर 2013 में पीवाईक्यू आया है कि बांग्लादेश के ढाका में शाहबाग स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शन ने समाज में राष्ट्रवादी व इस्लामी शक्तियों के बीच मौलिक मतभेद उजागर किया है। भारत के लिए इसके क्या महत्व हैं। ठीक है, अब हमने पीवाईक्यू देखा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये सोचना है कि हमें करंट अफेयर से सिर्फ कितना पढ़ना है, उसमें से कितना कवर करना है। ये पीवाईक्यू देख के हमें समझ में आता है। अब जैसे ये जो एडिटोरियल आया था, इसमें जो बांग्लादेश में जो पास्ट में इतिहास में जो कुछ भी हुआ है वो सबके ऊपर डिटेल से बताया गया है। तो अब आप बिगनर हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो हमें उन सब चीज़ों में नहीं जाना है, हमें देखना है कि हमारे इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने बता दिया गया यहाँ पे साइड में बता दिया कि स्टूडेंट की क्या क्या मांगे हैं, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह से सोचना है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या काम आएगा हमारे एग्ज़ाम में, सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है हमें ये। आगे चलते हैं कि कोटा विरोधी प्रदर्शन ऐसे समय में हुए जब पीएम शेख हसीना जनवरी में एक विवादास्पद चुनाव जीतकर सत्ता में आई है, जिसने उन्हें लगातार चौथा कार्यकाल दिया है। वह जानती थी कि इस बार सबसे बड़ी चुनौती उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी है। अब ये हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर हमें ध्यान देना है कि भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं। जितना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ हमें उतना ही पढ़ना है। उग्रवाद का उदय, लंबे समय तक अस्थिरता चरमपंथी समूहों को स्थिति को संचालित करने और उसका फ़ायदा उठाने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान कर सकती है, जिससे बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए सुरक्षा खतरा पैदा हो सकता है। व्यापार और निवेश पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन के कारण बांग्लादेश की आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर असर पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और कोई भी अस्थिरता आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार संचालन को प्रभावित कर सकती है। आगे चलते हैं, क्या निहितार्थ हैं। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, बांग्लादेश भारत की एक्ट ईस्ट नीति और बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल जैसी उप क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहल में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लंबे समय तक अशांति रहने से इन पहलों में बाधा आ सकती है और बुनियादी ढांचा विकास परियोजना में देरी हो सकती है। राजनयिक संबंध, विरोध प्रदर्शन ने भारत को एक नाजुक राजनयिक स्थिति में डाल दिया है, जो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के लिए अपने समर्थन और मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चिंताओं को संतुलित कर रहा है। सीमा पार आंदोलन, विरोध प्रदर्शन दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही को प्रभावित कर सकता है, जिससे पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम को प्रभावित हो सकते हैं। चीनी प्रभाव भी होगा। इससे देखो कि बांग्लादेश में कोई भी दीर्घकालिक अस्थिरता चीन के लिए इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर पैदा कर सकती है, जो संभावित रूप से भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकती है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति भारत के लिए सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकती है, खासकर खुली सीमा पर। इससे लोगों की सीमा पर आवाजाही बढ़ सकती है और शरणार्थियों की संभावित आमद हो सकती है और तस्करी और ट्रैफिकिंग गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। तो देखा हमने जो एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ उतना ही पढ़ा है। बाकी इसमें मैंने जो पास्ट में जो इतिहास में उनके हुआ है उस सबको इसमें मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि उसकी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रेलिवेंसी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने भी ये न्यूज़ पहले पढ़ी है तो क्या आपने उसको इसी तरह से कवर किया है या कहीं और से पढ़ी है, तो क्या इस तरह से आपको पढ़ाया गया है। अगर आपने इस तरह से इस न्यूज़ को कवर किया है तो आप सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अन्यथा नहीं। तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को सीखिए यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करंट अफेयर से भी क्या और कितना पढ़ना है, क्योंकि नाम रख दिया है कि अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम। लेकिन अगर आप यही सोच रखेंगे तो ये एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसकी एक थीम होती है और यूपीएससी उसी थीम को फॉलो करती है। तो चलिए आगे चलते हैं।
द हिंदू का ये एक और एडिटोरियल है, बेरोजगारी से निपटने के लिए महिला रोजगार पर ध्यान केंद्रित करें। इसका यूज़ होगा GS1 में, सोसाइटी में, GS3 में, इकोनॉमी में। इसमें PYQ आया हुआ है 2019 में। महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। क्या न्यूज़ है? ये एक न्यूज़ थी जो कि अच्छी है। ये बताती है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने 9 अक्टूबर को 2022-23 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का छठे दौर का रिजल्ट जारी किया है। यह हमें क्या बता रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सेकंड जो लाइन है कि यह अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार की स्थिति में बता रहा है कि रोजगार की जो महिलाओं की रोजगार की स्थिति है उसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि बेरोजगारी से निपटने के लिए अधिक महिलाओं को रोजगार क्यों दिया जाए। अब देखो, बेरोजगारी के जो इतने सारे जो मुद्दे थे पहले भी एडिटोरियल में आए, जिसे मैंने अपने पहले की वीडियो में कवर किया है। तो अगर जब हमने वहाँ पे बहुत सारे वो समाधान लिखे थे, तो हम वहाँ पर उन्हीं में भी इन और एडिशनल पॉइंट इनको भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ इस सीरीज़ को रेगुलर देखिए, क्योंकि हम इसको अपने जो हमने पहले पढ़ा है उससे भी लिंक करते हैं। तो हम बता सकते हैं कि अगर हमें बेरोजगारी से निपटना है तो महिलाओं को भी रोजगार दिया जाना चाहिए। तो देखो हम कैसे दे सकते हैं। अप्रयुक्त प्रतिभा और कौशल का उपयोग करके महिलाएं संभावित कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं के रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बीच सीधा संबंध होता है। विविधता और नवीनता को बढ़ावा देना। महिलाएं अद्वितीय दृष्टिकोण लाती है जो समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ाती है। गरीबी कम करना। रोजगार महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे उनके परिवारों और समुदायों को लाभ होता है, और हम इससे अपने जो गरीबी का दुष्चक्र है उससे भी बाहर निकल सकते हैं। हमने पहले बताया है कि क्या होता है गरीबी का दुष्चक्र। सामाजिक विकास में सुधार। सशक्त महिलाएं बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण में योगदान देती हैं। अब महिला रोजगार बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, या तो अगर स्पेसिफिक इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर जैसे कौशल विकास को बढ़ावा देना। महिलाओं की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करने से उनकी रोजगार क्षमता बढ़ सकती है और बेहतर अवसर खुल सकते हैं। संसाधनों और बाजार तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना। महिलाओं को भूमि, ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजार संपर्क तक पहुंच प्रदान करना उन्हें अधिक उत्पादक और लाभदायक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न करने में सक्षम बना सकता है। लैंगिक रूढ़िवादिता और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना। जागरूकता बढ़ाना और लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देना उन सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकता है जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा बनती हैं। इसका कंक्लूजन देख लीजिए कि भारत में महिला LFPR की बढ़ती प्रवृत्ति आर्थिक समृद्धि और लैंगिक समानता के लिए एक आशाजनक अवसर प्रस्तुत करती है। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और व्यापक रणनीतियों को लागू करके भारत अपनी महिला कार्यबल की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है और एक अधिक समावेशी समृद्ध समाज बन सकता है। ठीक है, तो बस जो मैं इसमें यहाँ पे वही सब कवर कराती हूँ जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है। तो अब मैं इसको समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस लाती रहूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी कहीं पर किसी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक करें, ताकि जो 2024 में बच्चे मेंस लिखने वाले हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके, जिससे उनकी इसमें बहुत हेल्प होगी। धन्यवाद।